खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। वो मुरझाया सा सोफे पर बैठा था, सर सोफे की पुश्त से लगा रखा था, निगाहें छत पर थीं। वो इस खूबसूरत छत को देख रहा था जिस पर बहुत खूबसूरत गोल्डन और सफ़ेद कलर से नक्श व निगार किए गए थे। आंखों में बार बार नमी इकट्ठी हो रही थी, बहुत मुश्किल से वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जब वो धीरे से उसके करीब आकर बैठी, एक बार इसकी निगाहों के ताक़ब में छत को देखा, फिर दोबारा इसके चेहरे को देखा। जिंदगी में पहली बार एज़ल ने सुलेमान को इस कदर गमगीन देखा था, वरना हर वक्त ही सुलेमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वो हर वक्त मुस्कुराता, हंसता और मजाक करता हुआ ही अच्छा लगता था। ये संजीदा और उदास सुलेमान एज़ल को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो सुलेमान का मुंह ठीक करने के लिए क्या करे। 10 बज गए थे और आज वो लोग होटल से बाहर नहीं निकले थे। होटल से किया वो तो कमरे से भी बाहर नहीं निकला था। इसका दिल बहुत गमगीन था, इसलिए उसने आज नाश्ता भी नहीं किया, और जब इसने कुछ नहीं खाया तो फिर एज़ल ने भी कुछ नहीं खाया था। वो उसे अपने पास बैठे महसूस कर सकता था, मगर फिर भी उसने एज़ल को नहीं देखा। वो अभी भी छत को देख रहा था। सुलेमान, एज़ल ने पुकारा। दूसरी जानिब हनूज खामोशी थी। इस बार एज़ल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मान, और वो जब भी उस कदर मोहब्बत से पुकारती थी। सुलेमान इसकी पुकार को रद्द नहीं कर पाता था। चेहरा छत से मोड़े उसने इस बार अपनी निगाहें एज़ल के चेहरे की जानिब कीं, जो बहुत फिक्रमंदी से उसे ही देख रही थी। कुछ देर वो उसे देखती रही, समझ नहीं आ रही थी उसे हौसला देने के लिए क्या कहे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो ना कुछ खाते ही, मुझे बहुत भूख लग रही है। बालाखर वो उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करती हुई बात ही बदल गई। सुलेमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर दोबारा निगाहें छत की तरफ मोड़ लीं। तुम खाना खा लो एज़ल, मुझे भूख नहीं। संजीदा और दो टोक लहजा था, भला वो कहाँ सुलेमान के इस लहजे की आदी थी। इसकी आंखों में अब नमी इकट्ठी होने लगी। जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। इतना कहते हुए दोनों हाथ सीने पर बांधे इसके पास ही बैठी खुद भी सोफे की पुश्त से टेक लगाई। अब दोनों एक ही पोजीशन में बैठे थे, दोनों की निगाहें आसमान की जानिब छत पर थीं। क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, आप ही मिल जाएंगी। एक लंबी खामोशी के बाद बालाखर एज़ल ने बहुत हिम्मत करते उसे हौसला देना चाहा। उसकी निगाह अब भी छत की जानिब थी, फिर इसने अपनी भीगी आंखें उठाए, चेहरा मोड़े सुलेमान को देखा, जो हनूज छत को देख रहा था। तुमने अपना क्या हाल कर लिया है, देखो तो सही कितने कमज़ोर लग रहे हो। उसके करीब होती बहुत लाड से इसके कंधे पर अपना सर टिका गई थी। सुलेमान की आंखों में मौजूद नमी अब मजीद आंखों में ना रह सकी। वो नमी आंसू बनता गाल पर बह गया, जिसे सुलेमान ने बेदर्दी से रगड़ दिया था। अपना दूसरा बाजू खोले बहुत प्यार से एज़ल का सर थपथपाया। एज़ल को एकदम से हौसला हुआ। जब से मी ने होश संभाली है, अपनी मुंह को इस 5 साला बच्ची की तस्वीर को बहुत हसरत से देखते हुए बड़ा हवा हूँ। उनका छप छप कर रोना बुरा लगता है, तकलीफ देता है, और बाबा वो कुछ कहते नहीं ही, मगर मैं उनकी आंखों में तकलीफ देख सकता हूँ। वो बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी आंखों में कोई भी राज नहीं रह पाता। मैं उन दोनों की तकलीफ को कम करना चाहता हूँ। वो मेरे माँ बाप हैं, मैं चाहता हूँ कि उन की हर तकलीफ ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी के 15 साल बहुत होते हैं। अब तक तो इस आजमाइश को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं हार गया हूँ एज़ल। जब मैं वापस जाऊँगा तो अपनी माँ के सामने किस तरह जाऊँगा? उनसे निगाहें किस तरह मिलाऊंगा? इन्हें क्या बताऊंगा कि मैं अपनी बहन को तलाश नहीं कर पाया, और बाबा इन्होंने मुझे कितनी मान और उम्मीद से भेजा था कि मैं कोई अच्छी खबर लेकर जाऊंगा, लेकिन देखो 2 दिन ज़ाया हो चुके हैं और हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम दोबारा सकूर वन पर आकर खड़े हो चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन हाथ आई थी वो किसी काम नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में इस एक वजूद को ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं हार गया एज़ल, वो भी बहुत बुरी तरह से। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो बहुत बुरी तरह से बेबसी का शिकार था। इतना कहते हुए सुलेमान का सारा हौसला ख़त्म हुआ। वो बेआवाज़ रोने लगा था।
इसका रोना एजल साफ महसूस कर सकती थी। एजल के सीने में कानच की करचीन सी छिप गईं। इसने अपना चेहरा जैसे ही सुलेमान के कंधे से पीछे किया तो सुलेमान ने अपना सर इसके कंधे पर रखा। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। एजल की अपनी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसलते जा रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसने अपने दिल को मुट्ठी में जकड़ते हुए महसूस किया। उसके लिए सुलेमान किया था ये लफ्ज़ों से बाहर था। अपनी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा उसने सुलेमान के साथ गुजारा था। वो इसका सिर्फ दोस्त नहीं था, वो इसके लिए उसकी सारी कायनात था। अपने माँ बाप, भाई और मामू मुमानी के अलावा यही पांचवां छठा फर्द था जो इसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। खामोश कमरे में उन दोनों की ससकियाँ गूंज रही थीं। वो अपना सारा गुबार बाहर निकाल देना चाहता था। इसकी आंखों के सामने बस माही का चेहरा आ रहा था। उसकी माँ की तकलीफ, 15 सालों से छप छप कर रोना, जरीन की तस्वीर से बातें करना, रातों को डर कर उठ जाना, ये सब कुछ सुलेमान जानता था। मगर बस अपनी माँ से कभी कह नहीं पाता था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ महसूस होती है। और इस वक्त उसे लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार चुका हो। कहाँ और कैसे वो जरीन को ढूंढे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस करो सुलेमान प्लीज़, मुझे तकलीफ हो रही है। वो अजीब तकलीफ से बोली थी कि सुलेमान एकदम से अपने आंसू साफ करता सीधा हवा। इसे बुरा लगा था, उसने अपनी तकलीफ में एजल को भी परेशान कर दिया। आई एम सॉरी एजल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसका माफ़ी मांगना ऐसा लगा जैसे अब वो उसे तकलीफ देने के बाद जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। प्लीज़ आइंदा मुझसे इस तरह फार्मल बिहेव मत करना। अगर तुम परेशान हो तो डेफिनेटली मैं भी परेशान होनेगी सलमान। मैं तुम्हें किसी भी टेंशन और किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से इसके कंधे पर एक मुक्का मारती हुई बोली। सुलेमान नम आंखों से हंस पड़ा था। हंसने के बाद उसे सुकून सा मिला और इसे कुछ पुरसुकून देखते हुए एजल ने भी शक्कर की सांस ली। कसम से बटरफ्लाई, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मेरा क्या हो। मेरा तो सारा स्ट्रेस कभी भी रिलीज़ ना हो सके। जिसकी ज़िंदगी में तुम जैसी खूबसूरत बटरफ्लाई हो, भला उस शख्स की ज़िंदगी में कोई डिप्रेस हो सकता है उसे तो एंटी डिप्रेसेंट की भी ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनती एजल ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, हालांकि उसे इस बात पर खफा होना चाहिए था, मगर फिर भी उसे हंसी आ गई। अच्छा, अगर तुम्हारा ये मीलो ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो चलो जल्दी से खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है और जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। खाना खाओ ताकि हमारे दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करें और हम जल्दी से जरीन आपी को ढूंढ सकें। एजल ने इसका कंधा थपथपाते हुए उसे बिल्कुल बड़ों की तरह सहारा दिया और वाकई इस लड़की में बहुत ताकत थी। वो एक लड़की सुलेमान का मूड लम्हों में सीख कर सकती थी। सुलेमान हाथ की मुट्ठी गाल तले रखे उसे बोलते हुए देख रहा था। जब अचानक एजल बोलते बोलते रिकी, ऐसे किया देख रहे हो? इसने हैरान होते सुलेमान से पूछा। ऐसे ही देख रहा हूँ, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इसकी अगली बात पर एजल का सारा चेहरा सुर्ख हो गया। वो ना चाहते हुए भी बलश कर गई थी। वो चेहरा मोड़े खुद को अब लाल होने से रोक रही थी। ऐसी बातें कहाँ से सीख लेते हो? वो अपनी खिफ़्फ़त मटाने को सुलेमान से कुछ गुस्से से बोली कि सुलेमान हंस पड़ा था। ऐसी बातें सीखने के लिए कोई डिप्लोमा नहीं करना पड़ता, ये तो बस दिल से निकल जाती हैं। चलो आओ खाना खाने चलते हैं। इतना कहते हुए सोफे से उठ गया। वो मुस्कुरा रही थी, अब वो वॉशरूम में जा रहा था। फिर वॉश बेसन पर झुकते हुए अपना चेहरा धोया। एक पल के लिए खुद को शीशे में देखा। इसका दिल जो कमज़ोर हो गया था, अब एजल की वजह से उसे काफ़ी हौसला मिल गया था। वो लड़की उसे हौसला हारते कहाँ देख सकती थी। इसके अंदर अब एक उम्मीद की नई किरण चमक रही थी। वो ढूंढ लेगा, वो अपनी बहन को हर हाल में ढूंढ लेगा। इसके बाद वो खुद को कुछ बेहतर करते हुए वॉशरूम से बाहर निकला। एजल अब सोफे से उठ चुकी थी। इसके सामने अपना हाथ फैलाया। एजल ने मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से जब्त की। फिर अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। ये वो हाथ था जो वो कभी भी थामने से पहले सोचती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये हाथ सिर्फ उसके लिए है। वो इसके सामने ही सिर्फ अपना हाथ फैलाता था। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जिसके सामने वो अपना ये हाथ पेश कर सकता। इसका हाथ पकड़ने का ये इख्तियार और ये हक सिर्फ एजल जमाल को हासिल था। फिर वो इसके साथ कमरे से बाहर निकला और वो दोनों होटल के कैफेटेरिया की जानिब नाश्ता करने के लिए चल पड़े। वो तेज़ी में ड्राइविंग कर रही थी। आज इसका बहुत अहम इंटरव्यू था और वो लेट नहीं होना चाहती थी।
इसके पास सिर्फ 10 मिनट थे लेकिन लग रहा था आज वो इस नौकरी से हाथ धो बैठेगी। वैसे तो खान हाउस में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी मगर ना जाने क्यों मिनाल के सर पर नौकरी करने का भूत सवार था। इसे लगता था उसे अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहिए और अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए, कम से कम उसे इतना इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। इसने बिजनेस में मास्टर्स कर रखा था वो जो अपनी नौकरी के बारे में सोचती हुई ड्राइविंग कर रही थी। सड़क के एन बीच वाओ बीच खड़ी गाड़ी थी, सामने वाला भी पागल था जिसने गाड़ी सड़क के एन दरमियान में रोक रखी थी। जब तक मिनाल ने देखा तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी। इसलिए मिनाल की गाड़ी सीधा इस गाड़ी में जा टकराई और मिनाल को अपने सर पर जमीन वाओ आसमान घूमते महसूस हुए। इसका सर डैशबोर्ड से टकराता टकराता बचा, वो तो शक्र था उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। मिनाल को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट छोड़ती गाड़ी से बाहर निकली, एक नज़र अपनी गाड़ी को देखा जिसका सामने वाला बम्पर काफ़ी मुतासिर हो गया था। इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान देखते मिनाल की आंखें हैरत से पूरी खल गईं। औफ या खुदा, ये कौन सा अकल का अंधा है जो गाड़ी इस तरह चला रहा है। मुझे लगता है उसे इतना भी नहीं पता कि अगर गाड़ी रोकनी है तो सड़क पर एक साइड पर रोक दे। बीच सड़क पर गाड़ी रोकने वाला यकीना पागल होगा। वो गुस्से से बुड़बड़ाती हुई इस गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। वो दोनों जो गाड़ी में बैठे हुए थे, अचानक एक झटका लगा, शायद पीछे से कोई गाड़ी आकर इस गाड़ी में टकराई थी। हारून का दिमाग लम्हों में घूमा। लगता है लोग आजकल बड़ी दोपहर में चरस पी कर आए हैं, जिसे देखो आज हमारे साथ टकराता ही फिर रहा है। अरमान जो संजीदगी से लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था, उसने एक नज़र हारून को देखा फिर दोबारा लैपटॉप की जानिब मुतवज्जह हो गया। तो तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा था कि गाड़ी सड़क के एन दरमियान में रोको? अरमान ने उसकी अच्छी खासी मीठी मीठी बेइज्जत की, मगर हारून को कुछ खास असर नहीं पड़ा। माशाअल्लाह से जनाब, ये जो सरकार ने हमें गाड़ियाँ दी हैं ना, इतनी नाकारा हैं कि आए रोज़ उनका कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। अब अगर गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन नहीं जो पीछे से आ रहा है उसे तो पता होना चाहिए कि आगे गाड़ी खड़ी है। वो मुसलसल बुड़बड़ा रहा था, इतने में अचानक उसके दाएं जानिब वाले शीशे को किसी ने पूरी कुव्वत से बजाया। जैसे सामने वाला तोड़ ही देगा। अरमान हनूज लैपटॉप पर झुका टाइपिंग कर रहा था। लो, लगता है पीछे वाले को बहुत अच्छे से नज़र आता है, तुम ज़रा मामला हैंडल करो, मैं तो इस केस को कंप्लीट करूं। अरमान ने मुस्कुराहट जब्त करते हारून को जैसे सलगाया था। हारून गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकल आया। मिनाल इसे गुस्से से घूर रही थी। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो क्या? देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ड्राइविंग सिखाई है? इतना भी नहीं पता कि गाड़ी बीच सड़क पर नहीं रोकता? देखो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, और ऊपर से ट्रैफिक भी जैम हो गई है। वो तो फट ही पड़ी थी। हारून हैरानी से इस लड़की को देख रहा था जिसने गहरे नीले रंग की फराक पहन रखी थी, दोपट्टा गले में झूल रहा था। इसके खूबसूरत बाल जो बामुश्किल कमर तक आ रहे थे वो खले हुए थे। वो सादी सी लड़की इस हुलिया में एक अजीब सी कशिश के साथ हारून की आंखों में जैसे समा ही गई। मगर इसकी गज भर की लंबी ज़बान अगले ही पल हारून का हलक तक जला गई थी। ओ हेलो मैडम, मुझे नज़र आता है लेकिन लगता है आप अंधी हैं जो मेरी गाड़ी में गाड़ी मार दी और क्या कह रही हैं आपका नुकसान हुआ है? ज़रा देखें तो सही किसका कितना नुकसान हुआ है। इतना कहते हुए वो गाड़ी के पिछले बम्पर तक गया और अपनी गाड़ी देखते हुए हारून का पूरा मुंह खल गया। उफ लड़की, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अब मेरे इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चलो जल्दी से पैसे निकालो। हारून अपना हाथ फैला चुका था और मिनाल तो मुंह खोले उस शख्स को देखती रह गई। ओ हेलो मिस्टर, नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से। पैसे में नहीं, पैसे तुम दोगे वो भी पूरे के पूरे। मेरी नई गाड़ी तुम्हारी वजह से ख़राब हो गई, अभी तक मैंने तो उसे जी भर कर चलाया भी नहीं था। अचानक ही मिनाल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। हारून ने तिरछी निगाह किए गाड़ी को देखा, फिर एक नज़र मिनाल को देखा। ओ हेलो भी मुझ पर तुम्हारा ये मीलो ड्रामा कोई असर नहीं करेगा, सो जल्दी से पैसे निकालो। वो एक बार फिर अपना हाथ फैलाते हुए मिनाल से पैसे मांग रहा था। इसका मुंह पहले ही बहुत ख़राब था, ऊपर से मिनाल ने इसका मुंह मज़ीद ख़राब कर दिया। मिनाल की रगों में खून के साथ गुस्से का उबाल एकदम से तेज़ हुआ। पहली बात ये, मैं तुम पर केस करूंगी, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। दूसरी बात ये, नुकसान तुमने मेरा किया है, ऊपर से मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। तीसरी बात ये, तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम पर तो 3 केसेस बनते।
ही। मिनाल के गुस्से भरी गिरजदार आवाज़ सुनते हुए हारून के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा, तो आपके इल्म में इजाफे के लिए बता दूं, भी मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। हारून की ये बात सुनते हुए मिनाल ने बेहद बेयकीनी और हैरानी से उसे सर से लेकर पैर तक स्कैन किया। फिर अगले ही पल वो खिलखाते हुए हंस पड़ी। वो हंसती जा रही थी और हारून महबूब ज़दा उसे देखे जा रहा था। शायद ज़िंदगी में आज से पहले इसने इस कदर खूबसूरती से किसी लड़की को हंसते हुए नहीं देखा था। मगर जल्द ही हारून होश की दुनिया में आया और अब वो उलझन से मिनाल को देख रहा था। अब मैंने ऐसा कौन सा जोक सुना दिया जो आप हंस रही हैं बीबी? वो जिद हो चुका था। बहुत मुश्किल से मिनाल ने अपनी हंसी जब्त की। मैं सोच रही थी किस बेवकूफ़ ने तुम्हें पुलिस फोर्स में जगह दे दी, शक्ल से तो तुम बंदर लगते हो। इसकी अगली बात सुनते हुए हारून का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उन दोनों की बहस की आवाज़ मुसलसल गाड़ी तक जा रही थी। अरमान समझ गया था आज ये मामला हारून से हल नहीं होगा, इसलिए लैपटॉप वहीं डैशबोर्ड पर रखते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मगर जैसे ही वो हारून तक पहुंचा, हारून के सामने खड़ी मिनाल को देखते हैरान रह गया। मिनाल भी अरमान को देखते इतनी ही हैरान रह गई। अरमान भाई, वो हैरानी से बोली थी। मिनाल तुम यहाँ? अरमान ने खुद को कुछ कंपोज कर लिया था। जी मैं यहीं, ये आपके साथ काम करता है? इसने उसी बेयकीनी से हारून की जानिब इशारा करते हुए पूछा। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। हारून हैरानी से कभी अरमान तो कभी मिनाल को देख रहा था। ओ फरमान भाई, आप कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं? ये बहुत बदतमीज़ है। ना इसे किसी से बात करने की तमीज़ है और ना ही सड़क पर गाड़ी चलाने की, और ऊपर से देखिए उसने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। वो भी बसी से अपनी गाड़ी की जानिब इशारा करती हुई बता रही थी। उससे पहले अरमान कुछ बोलता, वो बोल उठा, अरे इन्हें क्यों दरमियान में ला रही हो? मुझे बताओ क्या मसला है? हारून को गुस्सा आ रहा था। तुम खामोश रहोगे ज़रा, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। मिनाल ने उंगली उठाए इतने गुस्से और इतने ही मान से कहा कि अरमान हैरान हुआ। उसने किस कदर मान से मेरा भाई कहा था। अब हारून ने तिरछी निगाह किए अरमान को देखा। कौन है ये? इसका अंदाज मुकम्मल तौर पर जासूसी करने वाला था। अरमान ने उसकी शक्ल पर अपने हाथ से एक दफ़ा लानत भेजी मगर बोला कुछ नहीं। इसने अब मिनाल को देखा। ओह हेलो, कहाँ का भाई? ये कौन सी रिश्तेदारी निकाल रही हो? हारून जैसे इस बात पर बाल की खाल उतारने पर आया था। मिनाल ने मुस्कुराते हुए दोनों बाजू सीने पर बांधे। और सूरी मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बताना भूल गई। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरमान आलम मेरे बहनोई ही, मैं उनकी इकलौती वाइफ की बड़ी बहन हूँ और भूलना मत इस रिश्ते से मैं उनकी भी बहन लगती हूँ। इस हिसाब से मुझ पर पुलिस वाले होने का रूप मत झाड़ना, मैं भी पुलिस वाले की बहन हूँ। अरमान को देखते तो मिनाल के कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। वो जैसे लम्हों में ज़मीन से आसमान तक पहुँच गई। हारून ने धंत पर धंत जमाए गुस्से से अरमान को घोरा। आप अपने इस मुलाजिम से कहीं मेरे नुकसान के पैसे निकाले। मिनाल ने कुछ मान और कुछ गुस्से से हारून को घूरते हुए अरमान से कहा और लफ्ज़ मुलाजिम पर हारून को तब चढ़ गई थी। ओह हेलो मैडम, मैं अरमान का बचपन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर आज के बाद मुझे मुलाजिम कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका इम्पोर्टेंट केस इसके हाथ से निकल गया था। कुछ देर पहले ही इसकी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सर से काफ़ी खातिर तवाज़ु हुई थी, इसलिए हारून का आज का दिन ही खराब था। ऊपर से मिनाल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अरमान ने अपना वॉल्ट बाहर निकाला। मुझे बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मैं दे देता हूँ। अरमान की बात सुनते हुए मिनाल पर घड़ों पानी आन पड़ा। वो लम्हों में शर्मिंदा हुई थी। हरगिज़ नहीं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगी। किया मैं अच्छी लगती हूँ? अपनी बहन के शौहर से पैसे लेती हुई? नुकसान उसने किया है तो यही पूरा करेगा। मिनाल दंत पर दंत जमाए अब भी हारून को गुस्से से घूर रही थी। मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, नुकसान तुमने मेरा किया है, तुम पैसे निकालो। वो दोनों इस बात पर बहस करने लगे। अरमान का मूड अब खराब हो रहा था। बस चुप, खामोश, एकदम खामोश। उन दोनों की बहस बढ़ती देखकर अरमान चलाया था। वो दोनों एकदम से खामोश हो गए। अरमान ने अपने वॉल्ट में मौजूद सारे पैसे निकाले, आधे मिनाल की तरफ बढ़ाए, आधे हारून की तरफ। ये दोनों पैसे पकड़ो और अब अगर तुम दोनों की आवाज़ आई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। मिनाल ने इतनी जल्दी हाथ पीछे कर लिया वो जो हारून के सामने फैलाए खड़ी थी।
उसने पहली बार अरमान को इतने गुस्से में देखा था। हारून भी एकदम से हाथ पीछे खींच गया। तुम दोनों इतने बड़े समझदार हो मगर नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। आई एम सॉरी अरमान भाई। वो जल्दी से शर्मिंदा हो गई थी। अच्छा ये पकड़ो। इसने दोबारा पैसे मिनाल की तरफ बढ़ाए। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, कौन सा पैसों की कमी है, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा लूँगी। वो जल्दी से ठंडी पड़ गई थी। इससे ज़्यादा हाइपर होती तो फिर अरमान को बुरा लगता, आखिर मरूद भी तो कोई चीज़ थी। हारून भी एकदम से खामोश हो गया। ज़रीन कैसी है? अचानक ही मिनाल को इसकी याद आई और अरमान के लबों से अल्फाज निकलने से इनकारी हुए। वो उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। हाँ ठीक है, बाकी तुम कॉल करके पूछ लो। मेरा मतलब है उसकी खैरियत तुम डायरेक्ट भी जान सकती हो। जल्दी से वो अपने अल्फाज दुरुस्त कर गया। मिनाल ने इस बात में सर हिलाया था। इसका नंबर? उसने बेबसी और सवालिया निगाहों से अरमान को देखा। मैं तुम्हें इसका नंबर देता हूँ। इसके पास मोबाइल है, अब तुम इससे बात कर सकती हो। अपना मोबाइल निकाले। अब वो ज़रीन का नंबर मिनाल को लखवा रहा था। हारून खामोशी से एक साइड पर खड़ा था। वैसे कहीं जा रही थी तुम? अरमान ने सवाल पूछा। मिनाल को याद आया इसका इंटरव्यू, आधे घंटे की बहस में वो ये भूल ही गई थी। एक बार फिर हारून को देखते रगों में गुस्से का उबाल तेज हुआ। इंटरव्यू देने जा रही थी मगर नहीं, मिस्टर की वजह से मेरा इंटरव्यू तो गया। हारून जब से खड़ा था। ये लड़की इसकी मुसलसल इंसल्ट करती जा रही थी। वो अरमान के थोड़ा सा करीब हुई। आपको एक राज की बात बताऊं अरमान भाई। वो इस कदर संजीदगी से बोली थी कि अरमान हैरान हुआ। अपनी कंपनी बदलने इस तरह के दोस्तों में बैठना छोड़ दी, वरना बहुत जल्दी मेरी बहन की जिंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी। अरमान को संजीदगी से हिदायत करती हुई वो गाड़ी में बैठी और अब गाड़ी रिवर्स करती हुई वो गाड़ी बढ़ाती हुई आगे ले गई। और अरमान कितने ही पल इसकी बात के मतलब में उलझ गया। आखिर वो क्या कहकर गई थी, वो ये सोच ही रहा था जब हारून बोल उठा, तुम्हारे दोस्त की इंसल्ट करके गई है, तुम्हारी ये साली बहुत बदतमीज है। वो खड़े खड़े मिनाल पर कॉम्प्लीमेंट दे चुका था। इतना कहते हारून भी गुस्से से मुंह फैलाए गाड़ी में जाकर बैठा। अरमान बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया था। यहाँ तो हर बंदा एक से बढ़कर एक था। अब वो भी गाड़ी में बैठा था। 10 मिनट की मेहनत के बाद हारून गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और अब वो दोनों वापस पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तकरीबन 12 बजे के करीब इसकी आंखें खिलीं। कुछ पल हवास बहाल करती रही, फिर उठकर बैठी। अब उसका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था मगर जिस्म में अभी भी कमज़ोरी और वीकनेस के साथ बुखार का कुछ असर था। इसे अपनी हालत किसी आदमरे जैसी महसूस हो रही थी। बहुत हिम्मत करते बेड से उठी। फिर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। कबर्ड खोलकर अपने लिए एक लाइट पिंक कलर की फ़राक निकाली और शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद नीम पानी से शावर लेकर उसे अपने आसाब कुछ पुरसुकून होते महसूस हो रहे थे। अब वो ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठी अपने बाल खुश्क कर रही थी। अरमान कहीं नहीं था। यकीना वो काम पर जा चुका होगा। उसने याद करने की कोशिश की कल रात को वो कब आया था। किया उन दोनों की कल रात कोई बात हुई थी मगर उसे याद नहीं आया, शायद वो नींद में थी इसलिए पानी पीने के बाद दोबारा सो गई, इसलिए उसे कल रात का कुछ याद नहीं था। अपने बाल कंघी करने के बाद दोपट्टा गले में डाले वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर निकल आई। एहतियात से कदम कदम चलती वो सीढ़ियाँ उतरती लावंच में पहुंची तो ज़ौबी बेगम लाउंज में ही बैठी थीं। ज़रीन को देखते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। इसका चेहरा अभी भी जर्द था जो साफ इसकी बीमारी का बता रहा था। ज़रीन मेरा बच्चा वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ। इन्होंने किस कदर मोहब्बत से पुकारा था कि ज़रीन की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। वो जानती थी ज़ौबी बेगम इससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हैं और वो तो बचपन में भी इससे उसी तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन ज़रीन को अब अंदर ही अंदर एक अजीब सा गलत खाए जा रहा था। वो मुस्कुराती हुई उनके पास पहुंची। अब तबीयत कैसी है? वो इसका माथा और गला छू कर देख रही थीं। ठीक हूँ आंटी, वो बमुश्किल बोल सकी थी। अब तुम्हारा बुखार काफ़ी हद तक कम है, अच्छी बात है। बताओ नाश्ते में क्या खाओगी? इन्होंने सवाल पूछा। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। उसे अपने मुंह का जायका अभी भी कड़वा सा महसूस हो रहा था। बेटा कुछ तो खाओ, इस तरह मज़ीद बीमार हो जाओगी। पहले ही बीमार हो, मज़ीद बीमार होना है क्या? थोड़ा बहुत खा लो, कुछ भी जो दिल चाहे। मुझे बताओ, मैं बनवा देती हूँ। नहीं, इनफैक्ट
मैं तुम्हारे लिए खुद बनाती हूँ। उनकी बात सुनती ज़रीन की आंखों में एक बार फिर नमी झिलमिलाई थी। रहने दे आंटी, आप क्यों इतनी मेहनत करेंगी, कोई मुलाजिमा बना देगी। ज़रीन की बात पर ज़ौबी बेगम मुस्कुरा पड़ी थीं। पहली बात तो ये कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मुँह जैसी हूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाने में मुझे कैसा तकल्लुफ़ और कैसी मेहनत। दूसरी बात, अब ये आंटी कहना छोड़ दो, मैं अरमान की मुँह हूँ, इस लिहाज से तुम्हारी भी मुँह हुई। तुम भी मुझे अरमान की तरह मुँह ही पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। वो किस कदर शफ़क़त और मोहब्बत के साथ बोली थीं, इस बार ज़रीन चाहकर भी अपनी आंखों की नमी काबू ना कर सकी। दो आंसू टूटकर गालों से बहे थे और लड़खड़ाते हुए झोली में अनगिरे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे मनाजिर उभरे थे जो इसकी रूह को छलनी छलनी कर गए। बहुत देर के बाद वो कुछ कहने के काबिल हुई। नहीं आंटी, अभी नहीं, फ़िलहाल हालात ऐसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी मुँह जैसी हैं और मैं आपकी अपनी मुँह की तरह ही इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको मुँह कहना अभी बहुत मुश्किल है। पहले ही आपका बेटा मुझसे बदगुमान रहता है, अब उनके सामने अगर मैंने आपको मुँह पुकारा तो इन्हें मज़ीद तकलीफ़ होगी। मैं आपको मुँह पुकारूंगी इस दिन जिस दिन खुद मुझे वो ये हक़ देंगे कि मैं उनकी मुँह को मुँह कहूँ। जिस दिन इन्होंने मुझे दिल से अपनी बीवी कबूल कर लिया, इस दिन मेरा आपसे वादा है, मैं आपको बिल्कुल उनकी तरह ही मम्मी कहूँगी। उनके हाथ पर हाथ रखती हुई बहुत मान से बोली थी ज़ौबी बेगम ने, समझते हुए इस बात में सर हिलाया। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। खैर चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो नरमी से उसका गाल थपथपाती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। ज़रीन मुस्कुरा दी थी। काश कि वो दूरियां कभी आई ही ना होती तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वो बुड़बुड़ा कर रह गई। इस्लामाबाद शहर पर रात उतर चुकी थी। वो उस वक्त बालकनी में खड़ा था। एक हाथ से मोबाइल फ़ोन कान से लगा रखा था। मोबाइल फ़ोन के इस पार से अरमान की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने जानने वाले इंस्पेक्टर के थ्रू एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात की है। उसने मुझे कहा है कि वो इस्लामाबाद के होनहार ऑफिसर से तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करवा देगा। इसके पास जाओ, इससे बात करो, उसे बताओ और उसे ज़रीन की एक फ़ोटो भी दिखाना। सारी बात बताने के बाद उसे बताओ कि हमें ज़रीन को ढूंढना है। ये बात तो कन्फर्म है कि वो इस्लामाबाद में ही कहीं है। अरमान की संजीदा हिदायत सुलेमान के कानों में गूंजी तो उसे कुछ हौसला हुआ। ठीक है बाबा, मैं कल सुबह ही जाऊंगा। इसने फ़ौरा पुख्ता इरादा कर लिया था। वो मुझे बता रहा था कि काफ़ी होनहार और काबिल ऑफिसर है, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी ज़रीन को ढूंढ लेगा। अरमान की आंखों के सामने 5 साला ज़रीन का चेहरा घूम रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा, मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। वो अचानक ही गमगीन लहजे में बोला था कि अरमान का दिल दहल उठा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, अच्छा बोला करो। वो कुछ डांटने से अंदाज में बोला था। सुलेमान के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। मैं आपका और मामा का अच्छा बेटा नहीं बन सका बाबा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। वो भी बसी से बोला था जब इसके पीछे ही एज़ल कर खड़ी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, हर वालिदैन को अपनी औलाद प्यारी होती है। तुम हमारे लिए बहुत अजीज हो, आइंदा ऐसा कुछ ना सोचना, समझ गए। अरमान चाहकर भी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया, मगर उसे डांटने के अंदाज में जो मोहब्बत थी वो सुलेमान महसूस कर गया था। ठीक है बाबा, मैं फिर आपसे बात करूंगा। इतना कहते सुलेमान ने फ़ोन रख दिया। जल्दी से अपनी आंखों की नमी रगड़ कर साफ कर ली ताकि एज़ल ना देख सके। एज़ल ने धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं पहले सोचती थी सुलेमान तुम बहुत जज्बाती हो, ऐसा लगता तो नहीं था, लेकिन तुम वाकई जज्बाती हो, आज मुझे यकीन हो गया है। सुलेमान ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा, फिर एक आसूदा सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली थी। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन मामा कहती हैं मेरे अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं एक वक्त में मासूम, शरारती, ज़हीन, समझदार, जज्बाती, संगदिल भी हो सकता हूँ। वो कहती हैं ठीक ही कहती होंगी। सुलेमान ने अपना अंदाज़ा बताया तो एज़ल की आंखों के सामने एक पल से पहले वो मंजर घूमा था जब वो इन तीनों लड़कों को मार रहा था। मुमानी सच ही कहती हैं। एज़ल बुड़बड़ाई थी। किया हवा किया सोच रही हो। सुलेमान ने उसकी आंखों के सामने चटक्की बजाई। कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कहीं मुश्किल ना हो जाए। इसकी बात सुनते सुलेमान की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में अचानक ही एक अजीब सा जुनून आया था। गुस्से का उबाल रगों में तेज हुआ। किया मेरे साथ आज तक तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हुई है एज़ल? उसने बहुत संजीदगी से पूछा था।
एजल ठटकी, फिर नफ़ीमी सर हिलाया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी मेरे साथ तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी? वो जैसे शिकवा कर रहा था, एजल ने नफ़ीमी सर हिलाया। मी तो बस ऐसे ही एक बात कर रही थी सुलेमान, तुम तो बुरा ही मीना गए। वो परेशान होती इसके हाथ पर अपना हाथ रख गई थी। सुलेमान कुछ नहीं बोला, दोबारा बालकनी की गिर्ल पर हाथ रखे अब वो इस्लामाबाद में डूबते सूरज को देख रहा था। एजल परेशान सी उसे देख रही थी। क्या वो नाराज़ हो गया? मगर नहीं, वो एजल से नाराज़ नहीं हो सकता था। इतना एजल को खुद पर यकीन था। एजल वो वाहिद हस्ती थी जिससे सुलेमान चाहकर भी नाराज़ नहीं हो पाता था। वो भी इसके साथ खड़ी, अब उसका बाजू पकड़े अपना सर उसके बाजू के साथ टकाटी डूबते सूरज को देख रही थी। रात कुछ मज़ीद गहरी हो गई थी। आज एक बार फिर वो काफ़ी लेट आया था। रात के 9 बजे के वक्त वो शिराजी हाउस में दाखिल हुआ। शिराजी हाउस में खामोशी का राज था। ज़ौबी बेगम अपने कमरे में थी। मुलाजिमा ने इससे खाने का पूछा मगर उसने नफ़ीमी सर हिलाया। खाना वो हारून के साथ ही आज खा आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में डम लाइट्स चल रही थीं। वो बेड करावन से टेक लगाए शायद कोई किताब पढ़ते हुए ही सो गई थी। अरमान ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मगर इसकी एहतियात के बावजूद भी कमरे में शोर पैदा हुआ। वो कच्ची नींद में थी इसलिए इसकी आंखें एक पल से पहले खुल गई। इसने हैरानी से आसपास देखा तो अरमान अपनी घड़ी उतारते हुए अब ड्रेसिंग टेबल पर रख रहा था। जरीन एकदम से सीधी होकर बैठी, किताब बंद की साइड टेबल पर रखी। अरमान को देखा जो शीशे में उसे देख चुका था। इसे अफसोस हुआ वो इसकी नींद क्यों खराब कर गया। उसे अफसोस क्यों हुआ था अब वो ये भी नहीं जानता था। इसने आईने के अक्स में जरीन को देखा, फिर वॉल्ट और गाड़ी की चाबियां वहीं टेबल पर रखते हुए वो वापस पलटा और अब ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए जरीन को देख रहा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? एक सवाल हुआ। जरीन ने हैरत से अरमान को देखा। यकीन नहीं हो रहा था ये सवाल। अरमान ने पूछा, ठीक ठीक है, वो बहुत मुश्किल बोल सकी थी। अरमान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अच्छी बात है, आइंदा अगर तुम्हारी तबीयत को ख़राब होना हो तो मुझे पहले ही बता देना। तुम्हारी वजह से मैं 2 रातें सुकून से सो नहीं पाया। वो अचानक ही सफ़ाकियत पर उतर आया और जरीन मुंह खोले हैरत से उसका चेहरा देखती रह गई जो ड्रेसिंग रूम में गया। 2 मिनट बाद अपनी ट्राउज़र शर्ट पकड़ते हुए वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। जरीन की आंखों में नमी इकट्ठी कोई किया था ये शख्स क्यों ये दूध से छाऊं और छाऊं से दूध बिन जाता था और उसे लग रहा था शायद वो ठीक हो गया है। मगर नहीं, जरीन गलत थी। अरमान आलम इसके साथ शायद अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। वो अपनी आंखों की नमी रगड़ते हुए गुस्से को अंदर ही अंदर दबाती हुई दाएं जानिब करूट लिए आंखें बंद कर गई। जब वो फरश होता वॉशरूम से बाहर निकला तो वो सो चुकी थी। अरमान ने एक नज़र इसकी पुश्त को देखा, फिर दिल ही दिल में बुड़बड़ा था। ये ज़रूरी था, उसके साथ इस तरह से बात करना बहुत ज़रूरी था ताकि उसे एहसास हो कि अरमान अभी भी इस रिश्ते को निभाने का कोई इरादा नहीं रखता। वो नहीं चाहता था जरीन को किसी भी किस्म की खुशफहमी हो। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट रहा था। दरमियान में सदियों का फासला था। वो दोनों आज बहुत करीब, बहुत आसपास थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। ना जाने ये दूरियां कब ख़त्म होनी थीं, कब हकीकत रूबरू आनी थी। जारी है।